जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 7 नई जानकारियां लेकर आया हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है क्योंकि जानकारियां ज्यादा हैं। अब कौन सी 7 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह ने लिखा लेटर डीओपीटी के सचिव को। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के एक सांसद है जिनका नाम है श्री संजय सिंह। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक लेटर लिखा है डीओपीटी की सेक्रेटरी को। भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में लिखा गया है लेटर 15 अगस्त 2026 को। अब दोस्तों, इन सांसद ने क्या लेटर लिखा है आपके फेवर में, इसकी पूरी जानकारी दूंगा लेटर दिखाकर आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, भारत के वित्त मंत्रालय का लेटर जारी 12 अगस्त 2026 का। सरकारी कर्मचारियों को अनजाने में हुए गलत या फिर ज्यादा भुगतान को माफ करने से रोकने और उसकी समय पर जांच करने के संबंध में एक लेटर है वित्त मंत्रालय का, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। यानी जो आपकी रिकवरी हो रही है, किस तरीके से रिकवरी रुक सकती है, जो सरकार है किस तरीके से वो निर्देश दे रही है पेंशन डिपार्टमेंट्स को या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को। रिकवरी के संबंध में एक नया लेटर है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, रिकॉर्ड ने लिखा लेटर पीसीडीए, स्पर्श या फिर टीसीएस की टीम को 6 अगस्त 2026 को फैमिली पेंशनर्स के बैंक अकाउंट को स्पर्श पर माइग्रेट करने के लिए। जैसा आपको पता है, ज्यादातर पेंशनर्स का माइग्रेशन हो गया है स्पर्श पे, लेकिन अभी भी कुछ फैमिली पेंशनर्स बच गए हैं जिनका अभी तक स्पर्श पे माइग्रेशन नहीं हुआ। तो दोस्तों, एक लेटर लिखा गया है पीसीडीए को, स्पर्श को या फिर टीसीएस की टीम को। अब क्या लेटर लिखा है इसकी भी जानकारी आगे दूंगा लेटर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8th पे कमीशन का नया लेटर 11 अगस्त 2026 का सलाहकारों कंसल्टेंट की भर्ती के नियमों में संशोधन के संबंध में। जी हां दोस्तों, एक और 8 सीपीसी का लेटर है 11 अगस्त 2026 का। जो सलाहकार, जो कंसल्टेंट है, जो नियुक्त करे जाएंगे, तो दोस्तों उसके रिवीजन को लेकर एक लेटर है। यानी कि जो भर्ती के नियम है उसमें संशोधन किया है 8th पे कमीशन ने। क्या है पूरा लेटर, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कैंटीन भंडार विभाग का लेटर जारी 11 अगस्त 2026 का। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के कैंटीन भंडार विभाग का सीएसडी का एक लेटर है 11 अगस्त 2026 का। सेना की सीएसडी में शराब, लिक्विर के कुछ ब्रांड्स पर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों, एक लेटर है, इसके बारे में आगे समझाना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, खुशखबरी बल्ले बल्ले, कर्मचारियों और पेंशनर्स को 15% से 35% तक एरियर। प्रदेश सरकार का फैसला कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, कौन से पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं जिनको एरियर मिलेगा 15% से 35% तक, इसकी पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, 7वीं इंफॉर्मेशन, भारतीय सेना के मुख्यालय हेडक्वार्टर द्वारा बेहद महत्वपूर्ण लेटर जारी डीएसपी अकाउंट के संबंध में। बैंकिंग एडवाइजरी का लेटर है सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए। जी हां दोस्तों, एक खास एडवाइजरी, इंपॉर्टेंट लेटर आपके लिए शेयर करा गया है। क्या है पूरा लेटर, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, बस यही 7 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, आग्रह करूंगा, और वो है चैनल सब्सक्राइब का। देखने में आया पेंशनर्स कर्मचारी वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने हैं? 30%, और कितनों ने किया है? 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर्स कर्मचारी फटाफट सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियां समझते हैं विस्तार से। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह ने लिखा लेटर डीओपीटी के सचिव को। जो भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं, डीओपीटी के सेक्रेटरी हैं, उनको लेटर लिखा है एक सांसद श्री संजय सिंह ने। भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में लिखा गया है लेटर 15 अगस्त 2026 का। साइड में दोस्तों आप ये लेटर भी देख रहे हैं, सेक्रेटरी को लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल
ट्रेनिंग की। 15 अगस्त 2026 का दोस्तों ये लेटर है। आप ये लेटर पैड भी देख रहे हैं, ऊपर नाम लिखा है, सांसद है संजय सिंह। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण। केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण और अन्य छूटों को दोबारा बहाल, रिस्टोर करने और मजबूत करने की मांग की गई है। जी हां दोस्तों, जो सांसद है राज्यसभा के संजय सिंह, इन्होंने सरकार को पत्र लिखा है कि जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके जो आरक्षण है और जो अन्य छूट है उसको दोबारा बहाल किया जाए। संस्था की शिकायत। सांसद ने भूतपूर्व सैनिक जल कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए एक आवेदन का हवाला भी दिया है। जी हां दोस्तों, एक आवेदन था, एक एप्लीकेशन थी, उसका भी हवाला दिया है सांसद संजय सिंह ने। कम उम्र में रिटायरमेंट। पत्र में कहा गया है कि सशस्त्र बलों के जवान बहुत कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जिसके बाद उन पर बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है। ये तो आपको पता ही है, जो हमारे जवान हैं, सैनिक हैं, वो कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, तो जिम्मेदारी ज्यादा है सैनिकों की। तो उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए आरक्षण जरूरी है। रिजर्वेशन की ये मांग कर रहे हैं कि उनको बेनिफिट दिया जाए आरक्षण का। आरक्षण में कटौती। 1960 के दशक से भूतपूर्व सैनिकों को ग्रुप ए बी सी डी की नौकरियों में अच्छा आरक्षण मिलता था, ये पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार के नए आदेशों और पदों के बदलावों के कारण अब उनका आरक्षण काफी कम कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, जो उनका रिजर्वेशन था, रिजर्व थे, वो अब कम कर दिया गया है सरकार की तरफ से। अब उसको बढ़ाने की मांग करी है। अब मांग क्या करी है? सरकार से अपील की गई है कि वह इस मामले पर ध्यान दे और भूतपूर्व सैनिकों के अधिकारों व आरक्षण को फिर से पहले की तरह मजबूत करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पूर्व सैनिकों को, जवानों को मिल पाए आरक्षण का, रिजर्वेशन का। तो दोस्तों बिल्कुल सही पहल करी गई है इन सांसद के द्वारा, और अक्सर ये पूर्व सैनिकों, जवानों के पक्ष में रहते हैं पार्लियामेंट में। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर था जो भेजा गया है डीओपीटी की सेक्रेटरी को, ताकि सरकार इस पर संज्ञान ले और फायदा दे हमारे पूर्व सैनिकों को, जवानों को। चलते हैं दोस्तों अगले लेटर की तरफ। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का लेटर जारी 12 अगस्त 2026 का। सरकारी कर्मचारियों को अनजाने में हुए गलत या फिर ज्यादा भुगतान को माफ करने से रोकने और उसकी समय पर जांच करने के संबंध में। जी हां दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है कि पेंशनर्स की, कर्मचारी की कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी पेंशन में से, सैलरी में से रिकवरी करी जाती है। तो दोस्तों इस रिकवरी को रोकने के संबंध में एक लेटर है वित्त मंत्रालय का, और दोस्तों कुछ निर्देश भी दिए हैं पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को या फिर विभागों को। नियमों का उल्लंघन। साइड में दोस्तों आप ये लेटर देख रहे हैं, 12 अगस्त 2026 का दोस्तों ये लेटर है वित्त मंत्रालय का, जिसका सब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर टू प्रिवेंट वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट मेड इन गवर्नमेंट सर्वेंट। नियम के अनुसार प्रमोशन या फिर वेतन बढ़ने के 3 महीने के भीतर ऑडिट होना चाहिए, विशेषकर उन कर्मचारियों का जो अगले 4 साल में रिटायर होने वाले हैं। इसके बावजूद विभागों से गलत भुगतान माफ करने के प्रस्ताव आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, देखने में यह भी आ रहा है कि गलत भुगतान को माफ करा जा रहा है कई डिपार्टमेंट के द्वारा, या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा, या फिर विभागों के द्वारा। मंत्रालयों से मांगी गई है जानकारी। वित्त विभाग ने सभी मंत्रालयों से 4 बिंदुओं पर 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। क्या समय पर ऑडिट के नियमों का पालन हो रहा है? जो ऑडिट्स के नियम है, रूल है, क्या विभाग उन रूल्स का पालन कर रहे हैं? कर्मचारियों के रिटायरमेंट के आखिरी समय पर ही गलत भुगतान की बात सामने क्यों आती है? जब कर्मचारी रिटायर होता है तो दोस्तों तभी ऐसा क्यों कहा जाता है कि ज्यादा भुगतान हो गया, फिर रिकवरी करी जाएगी? ऐसा तभी क्यों होता है? ये गलत है। ऑडिट करने में क्या चुनौतियां या फिर दिक्कतें आ रही है? क्या विभागों को कोई दिक्कत आ रही है? इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अब इसका उद्देश्य क्या है इस लेटर का? सरकारी पैसे के गलत भुगतान को रोकना और ऑडिट व्यवस्था को सख्त बनाना। जी हां दोस्तों, जो सरकारी पैसा है उसके गलत भुगतान को रोकना, ताकि गलती से ज्यादा पैसा ना चला जाए पेंशनर्स के पास, कर्मचारी के पास। अगर विभागों की गलती है, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की गलती है, तो कहीं ना कहीं उस रिकवरी को रोका जाए, और जहां जायज रिकवरी होनी है तो वो रिकवरी ली जाए। तो दोस्तों इस लेटर का यह मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ जो ऑडिट व्यवस्था है उसको सही तरीके से निभाना विभागों के द्वारा। तो दोस्तों एक नया लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है।
चलते हैं दोस्तों अगले लेटर की तरफ। रिकॉर्ड ने लिखा लेटर पीसीडीए स्पर्श टीसीएस टीम को 6 अगस्त 2026 को। दोस्तों साइड में आप एक लेटर देख रहे हैं 6 अगस्त 2026 का, जो लेटर लिखा गया है रिकॉर्ड की तरफ से। और दोस्तों ये रिकॉर्ड है बंगाल इंजीनियर ग्रुप का। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। यह पत्र बंगाल इंजीनियर ग्रुप रिकॉर्ड द्वारा प्रयागराज स्थित रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पीसीडीए स्पर्श टीम को अगस्त 2026 में लिखा गया है। यानी कि दोस्तों 6 अगस्त का यह लेटर है। इसका मुख्य विवरण इस प्रकार है। किस तरीके से दोस्तों इस लेटर में जानकारी दी है। अब दोस्तों यहां पे इसका सब्जेक्ट है पेंशन खाते का स्पर्श में ट्रांसफर ना होना। यह पत्र स्वर्गीय सिपाही काशीनाथ सिंह की विधवा विडो श्रीमती विमला देवी की पेंशन से संबंधित है। एक सैनिक थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों वाइफ को फैमिली पेंशन मिल रही थी, तो दोस्तों उनके माइग्रेशन से संबंधित ये लेटर लिखा गया है। क्या लिखा है इसमें? श्रीमती विमला देवी ने शिकायत की है कि उनका पेंशन खाता अभी तक सेना के नए डिजिटल पेंशन पोर्टल स्पर्श पे ट्रांसफर नहीं हुआ है। पत्र में टीसीएस और स्पर्श टीम से अनुरोध किया गया है कि वे अपने रिकॉर्ड का मिलान करें और उनकी पेंशन को जल्द से जल्द स्पर्श पोर्टल पे ट्रांसफर करें। तो दोस्तों टीसीएस स्पर्श को यह लेटर लिखा गया है रिकॉर्ड की तरफ से, ताकि वाइफ का स्पाउस का जो अकाउंट है, जो पेंशन अकाउंट है, वो स्पर्श पे माइग्रेट हो सके बैंक से निकलकर। विभाग ने इस मामले में तुरंत कदम उठाने को कहा गया है ताकि पेंशनर्स को परेशानी ना हो। अब दोस्तों रिकॉर्ड यहां पे लेटर लिख रहा है स्पर्श पीसीडीए को, टीसीएस की टीम को, ताकि जिनका माइग्रेशन अभी तक स्पर्श पे नहीं हुआ उनका माइग्रेशन फटाफट हो सके स्पर्श पे। जो पेंशनर फैमिली पेंशनर्स बच गए हैं जो अभी तक बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ तो फिर आप सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, या फिर दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका माइग्रेशन हो जाएगा बैंक से निकलकर स्पर्श पे। वैसे आपको कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सब कुछ अपने आप ही होगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8th पे कमीशन का नया लेटर 11 अगस्त 2026 का सलाहकारों की भर्ती के नियमों में संशोधन के संबंध में। जी हां दोस्तों, लगातार 8th पे कमीशन अपना काम कर रहा है, चाहे वो भर्ती का काम हो, चाहे वो कहीं मीटिंग का काम हो, या फिर सुझाव लेने का काम हो। लगातार 8 सीपीसी काम कर रहा है। अब दोस्तों ऐसी 8 सीपीसी का एक लेटर है 11 अगस्त 2026 का। साइड में दोस्तों आप ये लेटर भी देख सकते हैं। सलाहकारों कंसल्टेंट की भर्ती के नियमों में संशोधन के संबंध में ये लेटर जारी करा है। यह भारत सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा 11 अगस्त 2026 को जारी किया एक आधिकारिक ज्ञापन है, ऑफिस मेमोरेंडम है। अब दोस्तों इसका सब्जेक्ट है सलाहकारों कंसल्टेंट की भर्ती के नियमों में संशोधन। अब दोस्तों इसी पर पहले एक लेटर निकाला था 8 सीपीसी ने, जिसमें 8वें वेतन आयोग को कुछ सलाहकारों की जरूरत थी, कंसल्टेंट की जरूरत थी। अब दोस्तों जो उसमें नियम लिखे गए थे तो कुछ नियम को यहां पे रिवाइज कर दिया गया है। जो भर्ती के नियम थे उसको रिवाइज करा है, यहां पे संशोधन करा है। आयोग में कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के आधार पर सलाहकारों को रखने से जुड़े पुराने नियमों पैरा 3 और पैरा 4 में कुछ बदलाव किए गए हैं। जी हां दोस्तों, जो पहले लेटर था उसमें कुछ रूल्स थे भर्ती के, उसको यहां पे कुछ चेंज करा है पैरा 3 और पैरा 4 में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पात्रता, एलिजिबिलिटी और पद सलाहकारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में यहां पे बांटा गया है। उम्र और अनुभव की गणना 1 अगस्त 2026 से होगी, यानी एज की और एक्सपीरियंस की गणना। सीनियर कंसल्टेंट 10+ साल का अनुभव, 10+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अधिकतम उम्र 45 वर्ष। यहां पे 2 पद खाली हैं, 2 पद भरने हैं। फिर कंसल्टेंट 6+ साल का अनुभव, अधिकतम उम्र 40 वर्ष, कुल पद हैं 5। फिर यंग प्रोफेशनल 2+ साल का अनुभव, अधिकतम उम्र 32 साल, कुल पद हैं इसके 16। फिर जरूरी योग्यता क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? उम्मीदवारों के पास नीचे दी गई डिग्रियों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। एचआर इंडस्ट्रियल रिलेशन में मास्टर या फिर एमबीए, कानून की डिग्री एलएलबी और कोर्ट ट्रिब्यूनल का अनुभव होना चाहिए, कोर्ट का अनुभव, ट्रिब्यूनल का अनुभव। आईटी डेटा एनालिस्ट, डेटा विजुअलाइजेशन में बीटेक या फिर एमटेक होना चाहिए। यानी दोस्तों जो ये ऊपर जॉब है इससे संबंधित क्वालिफिकेशन यहाँ पे नीचे दी गई है, तो ये आपकी होनी चाहिए, तभी आप
यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक्सेल चलाने और प्रेजेंटेशन बनाने का ज्ञान होना अनिवार्य है। एक्सेल आपको आना चाहिए और प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं उसका पता होना चाहिए आपको। अब आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार केवल पत्र में दिए गए ऑनलाइन लिंक, गूगल फॉर्म, एनआईसी फॉर्म या फिर आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कोई भी हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं करी जाएगी। जो भी काम करना है वो सब ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। अगर आप भी नियुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे। कंसल्टेंट सलाहकारों की नियुक्ति करी जा रही है 8th सीपीसी में। चलते अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक और लेटर है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कैंटीन भंडार विभाग का लेटर 11 अगस्त 2026 का। सेना की सीएसडी में शराब, लिक्विर के कुछ ब्रांड्स पर रोक लगा दी गई है। और दोस्तों यह फैसला लिया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। जी हां दोस्तों, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने यह फैसला लिया है कुछ ब्रांड्स पर, लिक्विर के, शराब के कुछ ब्रांड्स पर यहां पे रोक लगाई है। अब दोस्तों क्या है पूरा लेटर ये मैं आपको समझा रहा हूं। 11 अगस्त 2026 का दोस्तों ये लेटर है। साइड में ये लेटर आप मेरे से ले भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कैंटीन भंडार विभाग द्वारा 11 अगस्त 2026 को जारी किया गया एक जरूरी आदेश है। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा गया है शराब के कुछ ब्रांड्स पर रोक लगाई है। FSSAI खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद सेना की कैंटीनों में शराब के 6 विशिष्ट ब्रांड्स के नए ऑर्डर देने और परमिट जारी करने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब रोक का कारण क्या है, किस वजह से रोक लगाई है इन ब्रांड्स पर? FSSAI ने इन ब्रांड्स पर प्रोडक्ट के गलत नाम, नोमेनक्लेचर, ब्लेंडिंग, मिश्रण के भ्रामक दावों और फ्लेवर मिलाने से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई करी है। यानी कुछ पता लगा है कि कुछ चीजें यहां पे गलत हैं इन ब्रांड्स पर, तो दोस्तों इस वजह से इसको रोका गया है। अब प्रतिबंधित किए गए 6 मुख्य ब्रांड्स, अब किन ब्रांडों पर रोक लगाई गई है? अब नीचे यहां पे उनके नाम दे रखे हैं। ओल्ड मॉन्क गोल्ड रिजर्व रम, ओल्ड मॉन्क द लीजेंड रम, फिर ओल्ड मॉन्क मैच्योर्ड रम, फिर मैकडोनल्ड नंबर 1 सेलिब्रेशन मैच्योर्ड रम, फिर एंटिक्विटी ब्लू विस्की, फिर रॉयल चैलेंज विस्की। ये ब्रांड्स हैं विस्की के या फिर लिक्विर के या फिर शराब के जिन पर रोक लगी है। इंडेक्स नंबर भी यहां पे दे रखा है। अब अधिकारियों के लिए यहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी एरिया मैनेजर्स को सख्त आदेश है कि वे इन 6 ब्रांड्स के किसी भी पेंडिंग ऑर्डर को परमिट में ना बदलें। जो ये रोके गए हैं ये रुके ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसको परमिशन दी जाए दोबारा। राज्य के आबकारी विभाग, स्टेट एक्साइज अथॉरिटी ने इन ब्रांड्स के लिए कोई भी नया परमिट ना ले। तो दोस्तों ये सख्त निर्देश हैं अधिकारियों को भी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी बल्ले बल्ले, कर्मचारियों और पेंशनर्स को 15% से 35% एरियर। प्रदेश सरकार का फैसला कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, किन कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। कौन सी सरकार ने यह फैसला लिया है? अब दोस्तों यहां पे देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी, जिसके तुरंत बाद 18 अगस्त 2026 को राज्य के वित्त विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए। जी हां दोस्तों, वित्त विभाग का आदेश भी जारी हो चुका है। यानी राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। क्योंकि दोस्तों इतने अच्छे फैसले कोई राज्य की ही सरकार कर सकती है अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। केंद्र सरकार का कुछ पता नहीं रहता, वो इतनी घोषणाएं नहीं करती जितनी की राज्य की सरकार करती है। अब दोस्तों यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा करी है। यानी हिमाचल प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, उनको फायदा मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभ। नियमित ग्रुप डी कर्मचारियों को उनके संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर में से 20,000 रुपए का नगद भुगतान इसी महीने अगस्त 2026 में किया जाएगा। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको फायदा मिलेगा। फिर पेंशनर्स को 15% से 35% तक एरियर भी दिया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को
श्रेणियों के आधार पर इस महीने एरियर की अगली किस्त जारी करी जाएगी, इनको मिलेगा फायदा। क्लास 3 पेंशनर, इन्हें कुल बकाया एरियर का 35% भुगतान मिलेगा, जो क्लास 3 के पेंशनर्स हैं। फिर क्लास 1 और क्लास 2 के जो पेंशनर्स हैं उनको क्या मिलेगा, इन्हें बकाया एरियर का 15% भुगतान दिया जाएगा। यानी कुछ क्लास निश्चित करी गई है, कुछ श्रेणियां हैं जिसके अनुसार एरियर का भुगतान किया जाएगा। यानी कि क्लास 3 के पेंशनर्स को 35% का भुगतान एरियर का, और क्लास 1 और क्लास 2 पेंशनर्स को 15% का भुगतान एरियर का। बजट और भुगतान का समय, सरकार इस पूरे भुगतान पर 281 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बैंकों और पेंशन भुगतान प्राधिकरणों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि यह राशि अगस्त महीने की सैलरी पेंशन के साथ जोड़कर जो 1 सितंबर को मिलेगी जारी कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, जो अगस्त की पेंशन सैलरी मिलेगी उसके साथ ये एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, राज्य की सरकार इस तरीके की घोषणाएं करती है अपने राज्य के कर्मचारी के लिए, पेंशनर्स के लिए। और दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरीके की घोषणाएं करते रहते हैं अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार के, राज्य सरकार के जो कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, उनको दोस्तों ये पूरा एरियर मिलने वाला है। और जो केंद्र सरकार का घोषणा करेगी, केंद्र सरकार का कुछ अता पता नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार बहुत ही कम घोषणाएं करती हैं केंद्र के पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। अब दोस्तों आगे चलकर अब केंद्र सरकार देखेगी कि किस तरीके से 8 सीपीसी का वायदा पेंशनर्स और कर्मचारियों को कितना मिलता है, वो सब केंद्र सरकार पे डिपेंड करेगा। लेकिन 8 सीपीसी से पहले कोई अंतरिम राहत केंद्र सरकार आपको नहीं देगी। एक राज्य की सरकारें हैं जो कुछ करती हैं राज्य के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्या केंद्र की सरकार बेहतर है या फिर राज्य की सरकार बेहतर है आपके लिए? जरा कमेंट में जरूर आप बताइएगा। तो दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको फायदा मिलेगा क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करी है। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। भारतीय सेना के मुख्यालय द्वारा बेहद महत्वपूर्ण लेटर जारी, डीएसपी अकाउंट के संबंध में बैंकिंग एडवाइजरी का लेटर है सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, साइड में दोस्तों आप एक लेटर देख रहे हैं 21 जुलाई 2026 का, पहले का लेटर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह भारतीय सेना इंडियन आर्मी के मुख्यालय द्वारा जारी की गई एक बेहद महत्वपूर्ण बैंकिंग एडवाइजरी है। अब इसका मुख्य विवरण इस प्रकार है। इसका सब्जेक्ट है डिफेंस सैलरी अकाउंट बदलना। भारतीय सेना ने 5 प्रमुख बैंकों के साथ अपना समझौता खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आपका डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट है, तो आपको ये लेटर समझना बहुत जरूरी है। भारतीय सेना ने 5 प्रमुख बैंकों के साथ अपना समझौता खत्म किया है, इसलिए सभी सैन्य कर्मियों को अपना सैलरी खाता अन्य अधिकृत बैंकों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यानी जहां पर आपका डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट था, तो वहां से आप अपने अकाउंट को कैंसिल कर दीजिए और दूसरी जगह आप उसे शिफ्ट कर लीजिए। प्रमुख बिंदु और बारीकियां, अब क्या समझाया इसमें, समझौता रद्द होने वाले 5 बैंक। अब ऐसे 5 बैंक कौन से हैं जिनसे समझौता कैंसिल करा गया है? खराब सर्विस और शिकायतों के कारण सेना ने नीचे दिए गए बैंकों के साथ एमओयू समाप्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले भारतीय सेना समझौता करवाती है बैंकों के साथ, और जब बैंकों की सुविधाएं प्रॉपर नहीं होती, कुछ शिकायतें आती हैं, तो फिर भारतीय सेना उन बैंकों के साथ करार समाप्त कर लेती है, समझौता कैंसिल कर लेती है। अब दोस्तों ऐसे कौन से बैंक हैं? सबसे पहला बैंक है इंडस इंडिया बैंक, आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सेना ने पाया है कि ये जो बैंक हैं ये सर्विस सही तरीके से नहीं दे रहे जवानों को या फिर पूर्व सैनिकों को, इसलिए दोस्तों इनसे समझौता समाप्त कर लिया है भारतीय सेना ने। अब बड़ा नुकसान क्या है, जोखिम क्या है? अगर कोई सैन्य कर्मी अभी भी इन 5 बैंकों में अपना डिफेंस सैलरी अकाउंट रखता है, तो किसी भी अनहोनी, मृत्यु या फिर विकलांगता की स्थिति में उसे मिलने वाला मुआवजा, कंपेंसेशन क्लेम या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी खाता, डीएसपी का खाता, डिफेंस सैलरी अकाउंट का खाता इन बैंकों में है, तो तुरंत आप शिफ्ट कर लीजिए बैंक। जी हाँ दोस्तों, फिर आपका खाता इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई दिक्कत होती है, तो फिर जो क्लेम है फिर आपको
इस बैंक से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सेना ने इन बैंकों के साथ समझौते को समाप्त कर लिया है। तो अगर आपका इन बैंकों में खाता है तो तुरंत आप खाते को ट्रांसफर करिए या फिर नया अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी दूसरे बैंक में। नहीं तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर या फिर जो और सुविधाएं हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी इन बैंकों के द्वारा। अधिकारियों को भी निर्देश दिया है, सभी कमांड और कोर मुख्यालयों को आदेश दिया है कि वे सैनिकों को तुरंत अपना खाता किसी ऐसे बैंक में बदलने को कहें जिनके साथ सेना का सक्रिय एक्टिव एमओयू है। वर्तमान में 10 बैंकों के साथ सक्रिय एमओयू है। जी हाँ दोस्तों, सेना ने जिन बैंकों के साथ करार किया है तो उसी बैंक में आपका खाता होना चाहिए, तभी आपको उस बैंक के थ्रू वो सारी फैसिलिटी मिल पाएगी जो बैंक प्रोवाइड करता है। जागरूकता, इस जानकारी को यूनिट स्तर पर सैनिक सम्मेलनों के जरिए सभी जवानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस जानकारी को, इस लेटर को हर एक जगह शेयर कर दीजिए। जो आपके भाई हैं, जो आपके सगे हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सैनिक हैं, जो आपके आसपास रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं, तो दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो हर एक जगह शेयर होना चाहिए। तो दोस्तों ये लेटर काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो अगर आपका भी खाता इन बैंकों में है तो तुरंत आप हटा दीजिए, दूसरी जगह आप अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ नई जानकारियां थी जो मैंने आपको यहाँ पे दी हैं। ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। जब तक कि चैनल पे बने रहेगा और वीडियो को जरूर देखते रहेगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।